सबसे पहले तो निफ्टी ने जो नया हाई दिया है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि करीब करीब लास्ट के 14 महीने के बाद निफ्टी ने नया हाई दिया है। जो निफ्टी 26,250 बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी क्रॉस करने को, उसने कल ही माइलस्टोन उसने अचीव किया है। तो आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आपको आज थोड़ा बताऊंगा शेयर मार्केट एग्जैक्टली थोड़ा कैसे वर्क होता है, इसमें क्या करना चाहिए। थोड़ा मैं आपको कुछ उसमें कुछ tips भी दूंगा उसमें। जो लोग नए हैं, उनको मैं बता दूंगा कि शेयर मार्केट जो चालू हुआ था, सबसे जो पुराना एक्सचेंज वो है बीएससी और दूसरा है एनएससी। बीएससी बोले तो सेंसेक्स और एनएससी बोले तो निफ्टी। जब बीएससी चालू हुआ था 1978 में, जब उसकी वैल्यू 100 थी, जो आज 85,800 के आसपास है। उसके बाद निफ्टी चालू हुआ दो एग्जैक्टली 2000 के साल में, सॉरी 2000 में। फिर उसके बाद जो चालू हुआ उसका बेस वैल्यू था 1000, जो आज 26,200, क्योंकि उसने कल 300 का माइलस्टोन उसने अचीव किया था, 310 का। बाद में हम देखेंगे कमोडिटी मार्केट, जो कि एमसीएक्स यानी वहाँ पे गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल उसमें ट्रेडिंग होता है। और एनसीडीएक्स बोलते हैं एग्री कमोडिटीज में ट्रेडिंग होता है। करेंसी फ्यूचर्स में भी काम होता है, यूएसडी आईएनआर यूरो, जापानीज येन यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और चौथा है म्यूचुअल फंड्स। और दोस्तों, इन सब पे जो है ना, सेबी का कंट्रोल है। सेबी जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा इस पे पूरा कंट्रोल करती है। छोटा सा पेपर का आर्टिकल है। हम लोग एक्चुअली नॉर्मली अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तो बहुत से लोगों का सबसे पहले जो कल रहता है ना इन्वेस्टमेंट का, वो रहता है हम एफडी करेंगे। लेकिन आज के दर में एफडी का जो रिटर्न है बहुत कम आ रहा है। बोले तो 5 और 6% के बीच आ रहा है। और अगर हम उसको महंगाई के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारा और उसमें जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स, तो उनको कुछ हाथ में आता ही नहीं है। क्योंकि हम महंगाई जो रहती है वहां पे हम उसको पे नहीं कर पाते। क्योंकि आज का जो महंगाई का जो रेट है वो है 7.8%, और अपने को रिटर्न ही आ रहा है 6%। तो वहाँ पे 10% का डिफिशियट जा रहा है, 1.5-2% का। तो फिर हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत महंगाई बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हिसाब से नहीं कर रहा है, इसलिए हमको महंगाई ज्यादा लग रही है। देखो दोस्तों, महंगाई बढ़ने ही वाली है। क्योंकि हम सबको मालूम है पेट्रोल 5 रुपए लीटर था, फिर 50 हो गया, अभी 100 रुपए लीटर है। और आगे कुछ सालों बाद 150 भी हो जाएगा। लेकिन तो वो महंगाई बढ़ने वाली है। हम थोड़ी सोचेंगे यार 100 रुपए का पेट्रोल 150 हो गया है। ऑब्वियसली लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन उसको हमको कैसे बीट करना है? नॉर्मली हमने सब सवेरे हम जब सवेरे उठते, सवेरे से उठते वक्त रात को सोते वक्त हम जो जो चीजें करते हैं ना, दोस्तों हम लोगों चीज का भी अगर शेयर लिया ना, तो भी हमारा पैसा अच्छा बन सकता है। जैसे हम सवेरे ब्रश करते हैं, तो कोलगेट का शेयर है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है 180 का शेयर। हम एक कैलकुलेशन लगा रहे हैं, 20 साल में उसने 978% का रिटर्न दिया है, यानी एवरेजली ईयरली 50% का रिटर्न दिया है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? नॉर्मली हम लोग जो सोचते रहे ना कि मैं एफडी में पैसा लगाऊंगा, अगर आपने एफडी में पैसा लगाया तो आपका 1 लाख का 2 लाख होने को आज की तारीख में 12.5 साल लगता है, 12.5 साल। लेकिन अगर वही आपने पैसा अगर इन्वेस्टमेंट किया अच्छी कंपनी में, तो हमारा जो अनुमान है 3 या 4 साल में आपका पैसा दुगना तिगुना हो जाता है, दुगना तिगुना हो जाता है। ये ध्यान में रखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मार्केट जानना है। मार्केट जानना बोले तो क्या, कि मार्केट का सबसे फंडामेंटल एनालिसिस मालूम चाहिए। यानी कौन सी कंपनी है, उसका बैलेंस शीट सबसे पहले अपने को रीड करना चाहिए। कंपनी का सेल्स क्या है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी क्या क्या कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, उसके कॉम्पिटिटर कौन है, उसका की पॉइंट क्या है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। बहुत बार क्या होता है, हम देखते हैं कंपनी में ना अच्छा कंपनी चल रहा है, लेकिन कंपनी में बहुत ज्यादा कर्जा है, तो कंपनी अपने को मुनाफा नहीं दे पाएंगी। तो हमको सबसे पहले उसका जानना है फंडामेंटल। बाद में हमको जानना टेक्निकल। एंड टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, वो शेयर बाय में जा रहा है, सेल में जा रहा है, या साइडवेज जा रहा है, या उसमें कुछ पैटर्न बना है, ये आपको सब दिखेगा टेक्निकल एनालिसिस में। बाद में आता है प्राइस एक्शन। यानी कोई भी अगर कंपनी को हमको शेयर बाय करना है, तो उसका प्राइस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई ये प्राइस में बाय करना अच्छा है या नहीं है, तो प्राइस एक्शन भी बहुत वहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर करता है। उसका न्यूज क्या है, उसका रिजल्ट कब है। नॉर्मली क्या होता है मालूम है क्या, जब हम कोई भी शेयर में बाय करते हैं और समझो उसमें कुछ खराब न्यूज आ गया और हमको मालूम ही नहीं है, तो हम वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो हमको सबसे पहले उसका न्यूज भी मालूम चाहिए, उसका रिजल्ट कब मालूम है। नॉर्मली ना हर साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं। फर्स्ट क्वार्टर जो रहता है ना, वो रहता है अप्रैल मई जून, 3 महीने का। फिर बाद में जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और लास्ट का जनवरी फरवरी मार्च। तो और जो 3 महीने के जो क्वार्टर्स में कंपनी का रिजल्ट आता है, यानी फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने क्या परफॉर्म किया, कंपनी किधर जा रही है, कंपनी का सेल्स बढ़ा है या कम हुआ है,
वो हमको सब दिखता है, पूरा हमको सब समझ में आता है। तो रिजल्ट क्या है कंपनी का, रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट बुरा है। अभी हम सब देख रहे हैं कि सब कंपनी के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं बाजार में। कुछ कुछ लोगों के ऑलरेडी आ गए, कुछ कुछ कंपनी के, कुछ कुछ कंपनी के आना बाकी है अभी भी, क्योंकि अभी सब रिजल्ट सीजन ही चल रहा है। तो रिजल्ट में कंपनी का मुनाफा क्या बढ़ा है, अभी अभी हम देख रहे रिसेंटली, आपने देखा रहेगा, इन्फोसिस कंपनी बायबैक ऑफर किया था, 1800 रुपए का बायबैक उन्होंने ऑफर किया था। ऐसी अलग अलग न्यूज रहती है मार्केट में, ये ध्यान में रखने का। हिंदुस्तान यूनिलीवर उनका भी बिजनेस वो अभी डाइवर्सिफाइड करने वाली है, यानी उनका अलग बिजनेस करने वाली, ये बिजनेस अलग करने वाली है। जैसे लास्ट ईयर रिलायंस ने किया था, जियो उन्होंने अलग किया और उनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अलग कर दिया था, ये ध्यान में रखना। तो वैसे भी हिंदुस्तान यूनिलीवर भी उनका अलग प्रोडक्शन कर रही है, कि वो भी उनका शेयर्स में विभाजन करने वाली है। तो ये जो न्यूज आती है, आप लोगों को सब उसमें मालूम चाहिए कि न्यूज क्या आई है। वो सब आपको धीरे धीरे समझेगा जब आप बाजार में काम करने वाले हैं। और रिजल्ट कब है, क्या होता है, ये सब आपको मिल जाता है। कि आज समझो एग्जाम्पल, आज की तारीख है 29 तारीख, 29 नवंबर तारीख है आज की, और आज समझो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आने वाला है। ये आपको सवेरे समझ में आता है, फिर उसमें शेयर में मूवमेंट चालू हो जाती है, फिर वैसा बेसिस पे आप उसमें काम कर सकते हैं। जो रिजल्ट अच्छा आया तो हम बाय करेंगे, या रिजल्ट खराब है तो हम उसमें शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। वो अलग अलग पैटर्न हम आपको बताएंगे। बाद में आता है बीटीएसटी, यानी कोई भी शेयर में अगर दोपहर में 2-2:30 बजे बाद मूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब उसमें थोड़ा मूवमेंट बाइंग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, बीटीएसटी, यानी बोले तो आज लेके कल भी चलने वाला है ये शेयर, इसको बोलते हैं बीटीएसटी। एसटीबीटी बोले तो सेल टुडे बाय टुमारो, यानी आज बेच के कल बाय को। और बाद में रहता है स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग, कुछ स्पेशल सिचुएशन है क्या, जैसे कि देखो अभी एक 4-5 महीने पहले भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था, वो स्पेशल सिचुएशन था ना, कुछ आइडिया नहीं था, एकदम अचानक वॉर हुआ तो मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। अभी बाद में आपने देखा रहेगा, ट्रम्प का जो ट्वीट आया था ट्रेड डील के बारे में, तो भी मार्केट लगे तुरंत वही सबसे रिएक्ट करता है, ये ध्यान में रखने का। अभी 2 दिन से मार्केट ऊपर आ रहा है, परसों बड़ा बड़ा डील भी हुआ है। बाद में अमेरिका ने एक संकेत दिया इंडिया के लिए, तो थोड़ा ट्रेड डील में थोड़ा कुछ करने वाले हैं, देखेंगे हम आगे। दोस्तों एक ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, इनका एक बहुत अच्छा कोट है। ये क्या बोलते हैं मालूम है क्या, हमेशा डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। यानी आपसे पैसे के लिए काम मत करो, लेकिन पैसों को ऐसी जगह पार्क करो कि पैसा आपके लिए काम करेगा। बोलो तो क्या, बहुत बार लोग मालूम है क्या क्या सोचते, सर मेरा 5 साल से पोर्टफोलियो पड़ा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो मालूम है आपको, मालूम है मार्केट में ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट आए हुए हैं, उसको बोलते हैं हम, हमारे जो शेयर है ना, हम उसको लेंडिंग कर सकते हैं, लेंडिंग। यानी हमने हमारे शेयर्स हमारे ब्रोकर को बोलते लेंडिंग कर दे, तो हमारा शेयर किसी को लग रहा है वो लेगा, उसका हमको ब्याज मिलता है, बहुत कम आएगा लेकिन पैसा तो आएगा आपको। यानी हमारे शेयर्स भी हमारे अकाउंट में पड़े, वो किसी को उसके लिए वो चाहिए तो हम उसको लेंडिंग बोलते हैं उसको। ये एक स्पेशल कॉलम है, किसी को मालूम भी नहीं बहुत से लोगों को, इसमें भी हम लोग काम कर सकते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं सर मेरे पास रिलायंस 5-4 साल से पड़ा है, ठीक है बड़ा अच्छी बात है भैया, वो आगे ग्रो करेगा, लेकिन तेरे को उसमें सिर्फ क्या आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, तो उसको इसमें डाल ना, लेंडिंग में डाल, लेंडिंग और बोरोइंग में अच्छा पैसा वहां पे मिलेगा, ये ध्यान में रखना आपको। दो तरह से हम मार्केट में काम कर सकते हैं, एक है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जब कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लाती है तो वहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप सबको मालूम है डीमार्ट का आईपीओ आया था, अच्छा रिटर्न दिया। एचडीएफसी लाइफ का आया था, एचडीएफसी एम से आया था, आईआरसीटी से आया था, एपीएस में रूट मोबाइल, लास्ट ईयर टाटा टेक आया था। अच्छे यानी बहुत अलग अलग, दोस्तों मार्केट में ना अलग अलग फंड्स अवेलेबल है। वो इतने छोटे छोटे आईपीओ भी आ रहे हैं ना, ऐसे में आईपीओ आ रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनी। अभी एनएससी का आईपीओ आने वाला है, अपने नासिक की कंपनी एजीएस सॉल्यूशन, उनका भी फरवरी में आईपीओ शायद से आने वाला है। तो ये अलग अलग कंपनी है, कंपनी क्या कर रही है, समझो एआई में काम कर रही है, अभी एआई का जमाना है, तो हम वहाँ पे पैसा लगा सकते हैं और हमारा पैसा वहाँ पे बन सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, अभी जस्ट रिसेंटली एक किसका आईपीओ था, ग्रो कंपनी का, 110 रुपीज का आईपीओ था, 100 रुपीज का आईपीओ, सॉरी, हंड्रेड रुपीज का। आज उसने 190, सॉरी आज बोलो तो लास्ट वीक उसने 196 का हाई मार के अभी 150 के आसपास चल रहा है, लेकिन उसने लोगों को 8 दिन में ही उनके पैसे डबल कर दिए, 8 दिन में ही। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पैसे डबल होने को मार्केट बैंक में 12.5-13 साल लगते हैं, या मार्केट में अगर आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिल गई तो आपके पैसे 8 दिन में भी डबल हो सकते हैं। लेकिन मैं 8 दिन की बोल नहीं रहा हूँ, हम क्या बोल रहे हैं, 2 या 3 साल में पैसा आपका अच्छा पैसा बन ही सकता है, ये ध्यान में रखना। बहुत बार लोगों को अभी लग रहा है मार्केट क्या लग रहा है, दोस्तों मार्केट देखो ऊपर नीचे होने मार्केट का काम नहीं है। आपको सिंपल बता दो, अभी आज निफ्टी का जो क्लोजिंग है 26,200 के आसपास हुआ है,
निफ्टी ने अगर 26,310 के ऊपर निफ्टी क्लोज दे रही है, 26,310 के ऊपर, तो निफ्टी वहां से कंटिन्यू 300 से 500 पॉइंट बढ़ेगी, बोले तो बढ़ेगी। नेक्स्ट मंथ के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बोला क्या? 300 से 500 पॉइंट का निफ्टी का राइज मिलेगा। लेकिन निफ्टी अगर 26,300 अगर क्रॉस नहीं कर रही है और नीचे अगर आ गई, तो नीचे उसका जो सपोर्ट है 25,820 का सपोर्ट है, जो कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। वहां से निफ्टी अगर नीचे नहीं गई, तो वहां से वापस बाउंस बैक मार्केट में आ सकता है। तो उस हिसाब से आप लेवल में काम कर सकते हैं। वैसे हम जो लेवल है, हम हमारे चैनल पे रोज प्रोवाइड भी करते हैं कि निफ्टी को सपोर्ट क्या पे है, रेजिस्टेंस क्या पे, वो हिसाब से लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखो मार्केट तो ऊपर नीचे होने वाला है, ट्रम्प कुछ बोलने वाला है, या रशिया यूक्रेन का जो वॉर अभी शायद से उनका चल रहा है कि वो वॉर स्टॉप करेंगे, तो ये अच्छी न्यूज है सबके लिए, ऐसा मेरा कहना। तो न्यूज मार्केट तो ऊपर नीचे होने वाला है, ये मार्केट का रूल ही है। लेकिन दोस्तों ये ऊपर नीचे में अपने को अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन मालूम कि लोगों का नॉर्मली क्या होता है, जब लोग है ना, मार्केट जब नीचे आता है तो लोग समझते हैं, यार मैं मेरा एसआईपी स्टॉप कर दूं क्या, मैं मेरा म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन कर दूं क्या, मैं इन्वेस्टमेंट करूं या करेक्शन की राह देखो। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि 26,800 के नीचे सपोर्ट है। एग्जाम्पल, अभी समझो कोई बंदा है, वो बोलेगा 25,800 की राह देखते बैठा हूं मैं, और मार्केट 26,300 निकल गया, और वो बैठे भी रहेगा ना, तो वो हमको वो ध्यान में रखना है कि यार 26,300 के ऊपर गया, इसका मतलब वापस से ऊपर जाएगा ना। फिर हमको चीज जो हमने 5 रुपए में देखी थी, वो हमको 7 रुपए में भी मिली तो ले लो, क्योंकि हमको मालूम है 12 रुपए जाने वाली है। ये ध्यान में रखना। फिर वो टाइम पे मत सोचना अरे यार 5 में नहीं अभी 7 में कैसे लूँ, क्योंकि मार्केट के हिसाब से आपको भी चेंज होना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। ये मार्केट में अभी जो करेक्शन हुआ लास्ट जो, यानी 2025 अभी ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, लेकिन जो अभी करेक्शन आया था अपने ये साल में, तो ये फर्स्ट टाइम करेक्शन था क्या? नहीं। इसके बाद बहुत बार पहले करेक्शन बहुत बार आके गए। 2000 में आके गया, बाद में 2004 में आके गया, 8 में आके गया, 11 में आके गया, 12 में, 16 में, 20 में आके गया, 22 में आके गया। तो ये फर्स्ट टाइम करेक्शन नहीं है। जो निफ्टी सेंसेक्स को 46 साल पूरे हो गए, लेकिन ये फर्स्ट टाइम करेक्शन नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 2000 में आया था, वहां पे जब Y2K आया था ना, Y2K यानी पूरा चेंज हो गया था सिस्टम। फिर एंथ्रैक्स करके आया था, फिर वेस्ट नाइल वायरस आया था, फिर सार्स करके आया था, फिर बर्ड फ्लू आया, फिर 2006 में इकोली आया, 2008 तो सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट फॉल था इंडिया में, इंडिया बोले तो पूरे वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ था लेमन ब्रदर्स का। ऐसा फॉल मैंने जिंदगी में अभी तक नहीं देखा, बोला क्या। कोविड का भी नहीं था, उससे डेंजर फॉल था 2008। लोग बोलते कोविड का फॉल, कोविड का फॉल, कोविड का फॉल कुछ भी नहीं था 2008 के सामने, क्योंकि वो टाइम पे सिस्टम भी नहीं थी। लेकिन अभी सब सिस्टम में हो गई थी। स्वाइन फ्लू का, स्वाइन फ्लू आया था, बाद में एक मयन करके बंदा था, उससे बोला था कि पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा दोस्तों। क्या खत्म हुआ? अभी अभी तो 25 चल रहे, 13 साल ऊपर हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं। नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड वॉर हुआ था, इबोला वायरस, ISIS जीका वायरस वायरस, कोरोना वायरस जो 2020 में हमने सबने देखा। अब मैं रशिया यूक्रेन वॉर देखा, अभी हमने ये साल इंडिया पाकिस्तान वॉर देखा, टेरिफ वॉर देखा, ऑल वर्ल्ड का और यूएस के साथ हमने टेरिफ वॉर देखा। यानी पूरा ग्लोबल टेंशन था। लेकिन उसमें भी आप देखो, आप अगर गूगल पे भी जाके देखेंगे ना, तो आज की तारीख में इंडिया सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी करके खड़ी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वही 2008 की बात सिचुएशन अगर रहती थी ना, तो हमारा मार्केट आज की तारीख में लोअर सर्किट में खड़ा रहता था। लेकिन हम ऊपर खड़े, लाइफ टाइम हाई के हम ऊपर खड़े, ध्यान में रखना। ये बहुत बड़ी बात है। द ट्रूथ इज फियर इज किलिंग यू, इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो उसे कभी भी ध्यान में रखना, ये जो फियर एंड फियर, डर, ये सबको मार देता है। एक ध्यान में रखने का है, कभी भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो और ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। हम सबने शोले पिक्चर देखा रहेगा। अब बहुत बार, अभी तो धर्मेंद्र एक्सपायर हो गया, इसके लिए बहुत बार टीवी पे लग रहा है। उसमें एक शो महेंद्र इसका डायलॉग था, अमजद खान जो विलन था ना, उसका डायलॉग था, गब्बर, जो डर गया समझो मर गया। तो दोस्तों जो डर है, डर ये हमको काम नहीं करने देता है। इसलिए आपको अगर डर, आप बाजार में डर करके आएंगे ना, तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये ध्यान में रखने का, आपको अपॉर्चुनिटी क्रैप करने की। कभी भी दोस्तों मार्केट में जब करेक्शन आता है ना, एक बात ध्यान में रखने का, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। यानी जो करेक्शन है ना दोस्तों, ये टेम्पररी है, लेकिन जो ग्रोथ है ना, ये परमानेंट होने वाली है।
इंडिया की जो ग्रोथ उसको कोई रोक नहीं सकता है, ये परमानेंट रहेगा। ये टेम्पर छोटे मोटे करेक्शन आने वाले दोस्तों, हमारी लाइफ में भी है ना। कोई देखो, हमारी लाइफ में भी ध्यान में रखना, कभी भी सुख आता है तो दुख भी आता है, वापिस सुख आता ही है। लेकिन फिर हम तो दुख आए तो फिर क्या करना। तो हमको मालूम है सुख आने वाला है, अच्छी बात है। देखो हम बोलते हैं ना, कुछ अच्छा कुछ बुरा हो गया, लेकिन उसके लिए कुछ अच्छा भी होने वाला रहेगा शायद से, ऐसा भी हो सकता है। कभी भी एक ध्यान में रखना, जब भी कुछ बड़ा फॉल आता है ना, उसके बाद हमेशा मार्केट अच्छा रिएक्ट करता है। ये हमारा आजकल का हिस्ट्री है। जब से सबसे पहले देखो ग्लोबल रिसेशन आया था, 40% मार्केट गिरा था। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं लगा, क्योंकि वो टाइम पे ऑनलाइन नहीं था। उसके बाद मार्केट ने 3 साल में लोगों को 200% रिटर्न दिया। बाद में गल्फ वॉर हुआ। जब भी रिसेशन आया हुआ है, जो मैं आपको बोला 2008 आया था, तो उसके बाद मार्केट ने 80% रिटर्न दिया। कोरोना के बाद लोगों ने मार्केट ने देखो 280% रिटर्न दिया कोरोना के बाद। अभी रशिया यूक्रेन वॉर आया था 2022 से बाद वॉर चल रहा था। अभी फिलहाल ट्रम्प ने दोनों को बोला है कि आप सीज फायर करो, यानी वॉर खत्म करो। ध्यान में रखने का, एवरी टाइम द क्राइसिस हिट्स द मार्केट, इट हैज फॉलोन, इट हैज डेफिनेटली रिकवर एंड सर्ज अहेड। यानी उसके बाद हमेशा मार्केट ऊपर आता ही है। ये जो छोटे मोटे करेक्शन है, देखो दोस्तों, बाजार में हमेशा आपको बाजार ऊपर जाएगा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसको नीचे आना है, इसका मतलब उसको वापस ऊपर जाना है। अगर आपको लग रहा है आपकी इकोनॉमी खराब है, तो मैं आपको फिर आपका स्टॉक मार्केट भी खराब है और म्यूचुअल पोर्टफोलियो भी खराब है। लेकिन अगर आपको अपनी इकोनॉमी पे आपको मालूम है अपनी इकोनॉमी अच्छी है, तो फिर आपका स्टॉक मार्केट भी अच्छा है और म्यूचुअल पोर्टफोलियो भी अच्छा है। ये सबको मालूम है, एक लास्ट 2020 में आया था वेब सीरीज हर्षद मेहता का, रिस्क है तो इश्क है। तो थोड़ा सा हमको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, और रिस्क लेंगे तो ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ध्यान में रखना, नहीं तो आप बोलेंगे मैं रिस्क नहीं लूंगा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा नहीं, तो रिस्क लेना ही है दोस्तों। हम तो हमेशा बोलते हैं RRR, यानी रिस्क रिवॉर्ड। ये ध्यान में रखने का, वो रिस्क है तो उसके आगे आपको रिवॉर्ड है। अभी देखो जस्ट 6 महीने पहले जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था ना, न्यूज आया था पेपर में। सेकंड डे मार्केट, उस दिन मार्केट गिर गया। ऑब्वियसली देखो, वॉर जब आता होता है ना, तो मार्केट गिरता ही है, क्योंकि वो टाइम पे ग्लोबल सब सिचुएशन डाउन हो जाता है। तो तुरंत पेपर में सेकंड डे को पेपर 6 नंबर का आपको दिखेगा यहाँ पे, नंबर 6 है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि उन्होंने डाला था कि, एक ही मिनट, उन्होंने डाला था 2 लाख कोटी पाण्यात। वो नहीं, मराठी में डाला एक्चुअली उन्होंने, कि लोगों के पैसे। अभी हमको क्या लगता है हेडलाइन देख के कि लोगों के 2 लाख करोड़ रुपए चले गए क्या? नहीं, एक्चुअली अब हम देखेंगे ना, वो देखो पेज नंबर 6 है, और जो छोटी सी न्यूज है, जो छोटी सी है, लेकिन जो उन्होंने दिखा ना, वो दिमाग को सर को हाथ लेके बैठा हुआ है। तो हमको क्या लगता है, अरे बहुत लोगों को बहुत लॉस हो गया है क्या? लॉस नहीं हुआ दोस्तों। समझो अभी TCS करके शेयर है, जिसका भाव 3,000 रुपये था, जो उसका भाव 2900 हो गया आज, यानी 100 रुपये नीचे आ गया ना। जो 100 रुपये नीचे आया है, तो जिन जिन लोगों के पास TCS के शेयर पड़े, उनकी सबकी वैल्यूएशन क्या हो गए, डाउन हो गए ना। तो ये सब कैसे कैलकुलेशन निकालते हैं कि जिन जिन लोगों के पास जो शेयर मार्केट में नीचे आ गए, उनका पोर्टफोलियो डाउन हो गया। तो ये सब नॉर्मली क्या होता है, हमारे मीडिया वालों की एक आदत है, कोई भी चीज है वैसे थोड़ा सा लाइमलाइट करके दिखाते हैं। 2 लाख कोटी पाना, यानी लोगों को ये एकदम, न्यूज लोगों को देखेंगे। लेकिन जब हम न्यूज पढ़ते हैं ना, अरे समझ में आता है कि यार नहीं यार, बजाज फाइनेंस का शेयर था जो 1000 का 900 हो गया। लोगों का, जिन जिन लोगों के 100 रुपए के शेयर के भाव से नीचे, उनका भाव नीचे आ गए, बाकी कुछ नहीं। बाद में हमको एक फ्रंट पेज का बाद में था कि जब बजट आया था तो मार्केट में इतने बड़ी, लेकिन फ्रंट पेज की बात में इतना बड़ी नहीं है जितनी ये बात दिख रही है न्यूज। अभी बीच में डोनाल्ड ट्रम्प देखो कैसे ट्वीट करता था। पहले बोलता था कि इंडिया डेड इकोनॉमी, एकदम रूडली, एकदम रूडली। तो फिर अपना मार्केट में रिएक्ट कर रहा था, थोड़ा इन्वेस्टर भी पैसा निकाल रहे थे, बोले तो FI पैसा निकाल रहे थे। लेकिन जब देखो डोनाल्ड ट्रम्प को ध्यान में आ गया कि इंडिया के सिवा बिजनेस करना उसको पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम जो जितना एग्री वहां पे बेचते हैं ना, वो जितना टैक्स लगाएगा, समझो अभी हमने उनको गेहूं बेचा है तो 100% टैक्स लगाएगा। समझ के चलो, हमने उनको 40 रुपए में गेहूं दिया है, वो जो लोगों को है ना वहां पे 120 रुपए में लेना है, तो उनको बहुत महंगा जा रहा है ना, लोग उन पर नाराज हो गए थे। और उनको ध्यान में आ गया कि इंडिया नहीं, इंडिया, और वही उसका देखो, उसका वही स्टेटमेंट है। अब डोनाल्ड ट्रम्प के अगर ट्विटर पे जाके देख सकते हो, एक सैंडल पे,
तो देखो उसके अलग अलग ट्वीट आए हुए हैं। हमें वही बोल रहा है कि इंडिया ग्रेट इकोनॉमी है, एकदम बेस्ट इकोनॉमी, ग्रेट कंट्री है। देखो आदमी, मालूम है कि इंडिया के साथ अगर आप ये करेंगे ना, बोले तो काम करेंगे, तो आपको इंडिया के साथ ही ग्रोथ करना है। अभी उसे मालूम है क्या शर्त डाली है, मैं इंडिया के साथ काम करूंगा, लेकिन आप रशिया के साथ ऑयल का व्यवहार मत करो, ऑयल हमारे साथ करो। हमने अभी हम चल रहा है, पीयूष गोयल उन्होंने बोला है कि हम भी कुछ शर्त पे काम करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे हर शर्त मानेंगे नहीं। देखो अभी जब इसमें आए ना टेरिफ का, नॉर्मल मार्केट में परिणाम होने वाला है, लेकिन हमारी जो जीडीपी है वो हमारी 6.5 रहेगी, उसमें कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा कम होने वाला नहीं है। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा फॉल 2008 में आया था, सबसे बिगेस्ट फॉल। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब भी बड़ा फॉल आता है या बड़ा क्राइसिस होता है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 ईयर है ना, बहुत अच्छे रहते हैं। और मैं अभी लास्ट ईयर के सेमिनार को भी गया था, उन्होंने बोला है 2029 तक इंडिया को तो कोई टेंशन ही नहीं है, 2029 तक। क्योंकि ये देखो जो हिसाब से हम ग्रोथ काम करने वाले जो इस पे काम कर रहे हैं, जो आज ग्रोथ से काम कर रहे हैं, तो इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी काम करने वाली है। अभी आप देख रहे हैं लास्ट हफ्ते नासिक में ही कुंभ मेला के लिए 25,500 करोड़ रुपए का निधि सैंक्शन हुआ है। कुंभ मेला 25,500, ऐसे जहां जहां अलग अलग सेंटर से वहां पे मोदी गवर्नमेंट जो काम कर रही है, पूरी इंडिया की ग्रोथ हो रही है ना। तो जो मैंने क्या बताया अभी, इसमें आप देखेंगे ना, अभी जो कंपनी है, ये कोई एकदम भारी कंपनी नहीं है, यानी इसमें रिलायंस नहीं है, टीसीएस नहीं है, या मारुति नहीं है। अब देख लो ना, वेस्ट लाइफ करके शेयर था, कितना गुना बढ़ गया। बजाज फाइनेंस 5 रुपए का 2600 रुपए। नहीं, इन शेयरों ने लास्ट के 10 साल में 50,000 रुपए तक का रिटर्न दिया, 50,000 तक का। बोले तो ईयरली 5,000 तक का होगा, पर ईयरली 5,000 तक एवरेज निकालेंगे तो इतना यहाँ पे स्कोप है। दोस्तों मार्केट में ना कुछ बड़ा सीक्रेट नहीं है। स्टॉक मार्केट सिंपल मैथमेटिक है। आपको सिर्फ थोड़ा सा आपका ट्रेड का प्लान करना है ना, वो हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करना है। मुझे आज एग्जांपल पकड़ के चलो, महिंद्रा महिंद्रा शेयर मुझे उसमें काम करना है, तो मेरा पूरा ट्रेडिंग प्लान सेटअप तैयार रहेगा। महिंद्रा में जब ट्रेड आएगा तो लूंगा, नहीं आया तो नहीं लूंगा। ये अपना पूरा सेटअप चाहिए। स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ पी। P for predictions, P for possibilities, P for probabilities, P for patience, P for passion, और obviously P for पैसा, प्रॉफिट। दोस्तों मैं तो हमेशा आज भी वही बोल रहा हूँ, क्लास में भी वही बोलता हूँ। दोस्तों मार्केट में आपको लोग कुछ बताएंगे, आप रोज के लाखों रुपए कमाओ, 50,000 रुपए कमाओ, 5 लाख कमाओ। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आपने जो कुछ पैसा लगाया है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी, उस पर आपको हर महीना 2 से 5% रिटर्न एकदम आप अच्छी तरह से ले सकते हो बाजार में, एकदम बिना कुछ ज्यादा रिस्क लिए। अगर आप रिस्क लेंगे तो आपका 5 का 50 भी हो गया, 5 का 0 भी हो जाएंगे, अगर आपको रिस्क लेना है तो। लेकिन मैं आपको एकदम रिस्क, कम रिस्क में, मिनिमम रिस्क में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप महीने का, मंथली 2 से 5% आप कमा सकते हो। हमने 2% भी पकड़ा ना, 200 साल का 24% हो गया। बैंक इंटरेस्ट से 4% गुना, 4 गुना, ध्यान में रखना। और ये कभी भी कोई भी इकोनॉमिस्ट को पूछ लो आप, अगर आपको कोई भी 10% के ऊपर अगर आपको रिटर्न दे रहा है, वो प्रोडक्ट सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। ईयरली बोलो ना, ईयरली, ध्यान में रखना। दोस्तों इक्विटी मार्केट के लिए पावरफुल मंत्र है, टू मेक मनी इन स्टॉक यू मस्ट हैव द विजन टू सी, द करेज टू बाय एंड द पेशेंस टू होल्ड। सबसे पहले दोस्तों कौन लोग आपको विजन चाहिए। मुझे मालूम है इंडिया में ग्रोथ है अगले 25 साल में। देखो हमने अभी लास्ट ईयर मोदी को बोला था, मोदी जी को सुना था कि वो 2047 का भारत देख रहा है, यानी इतने आगे का सोच रहे हो। तो हमारी हिम्मत भी चाहिए, वो हिम्मत भी हो गई, हमारा विजन भी है, लेकिन हमारे पेशेंस नहीं है। चलिए दोस्तों, मैंने कोई शेयर बाय किया है, एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने रिलायंस बाय किया है 1,400 रुपये में, और मार्केट में न्यूज आ गया, भारत पाकिस्तान क्राइसिस हो गया, और मार्केट गिर गया, मैं थोड़ा पैनिक हो गया। फिर किसी ने बोला मार्केट बहुत टूटने वाला है, ऐसा होने वाला है। मैं एक कॉमन मैन का बता रहा हूँ, कॉमन मैन का। फिर क्या होता है, मैं पैनिक हो जाता हूँ, और नॉर्मली किसी का सुन के मैं क्या कर दो, मेरा शेयर जो मैंने 1,400 में लिया था, वो मैं 10-50 रुपया ऊपर नीचे इधर बेच देता हूँ, लॉस में या प्रॉफिट में। अभी मैं आज देखता हूँ, अरे भाव 1,550, 1,600 भाव हो गया। अरे यार मैंने 1,400 में लिया था यार। लेकिन क्या वो भारत पाकिस्तान वॉर की वजह से मिल गया है। तो सबसे पहले मालूम है आपका प्रॉब्लम क्या है, आप में पेशेंस नहीं है। ये दोस्तों जिसमें पेशेंस रहेगा ना,
वो मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकता है। दोस्तों एक छोटा सा कार्टून है, किसको पैसा कमाना है, सबको कमाना है, लेकिन सीखना किसी को नहीं है। लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ, 2025 चल रहा है, ये साल आप लर्निंग कर लो, अगले साल सिर्फ अर्निंग करना है। लर्निंग में से सिर्फ यल निकलना है, और अगले साल फिर अर्निंग करना है, तो ध्यान में रखो। ये साल का अभी आपका जो दिसंबर महीना है, आप ऐसा सोच लो कि दिसंबर महीना में लर्निंग करूंगा और अगले साल में अर्निंग करने वाला हूँ। वॉरेन बफेट का भी एक कोट है, इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है ना, खुद पे पहले इन्वेस्टमेंट करो। पहले कोई भी प्रोडक्ट आप सीख लो, और उसके बाद फिर उसमें पैसा कमाओ। तो दोस्तों अलग अलग साइकिल रहते हैं, बोले क्या, 2000 जो साइकिल था वो था टेक्नोलॉजी का। वो टाइम पे टेक्नोलॉजी में बहुत बूम आया था, बहुत बूम। वो शेयर में बहुत बूम आया था। फिर बाद में वो कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा, कमोडिटी चल रहा, रियल एस्टेट बहुत चल रहा, रिटेल चल रहा। बाद में क्या चल रहा, कंजम्पशन चल रहा, फार्मा, एफएमसी चल रहा। उसके बाद कौन सा चल रहा, ऑटो और फाइनेंशियल चल रहा। अभी कौन सा सेक्टर चल रहा है, तो अभी थीम बेस्ड चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है, जो फाइनेंशियल कंपनी है ना, जो कौन कौन से प्रोडक्ट बेच रही है। हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में कौन सी, हर्बल, ऑर्गेनिक, वेलनेस। बाद में एग्री है, एजुटेक है, ऑनलाइन बिजनेस जो है, डिफेंस है, ऑटो एंसिलरी है, सेमी कंडक्टर। ये बिजनेस हमको अच्छे समझ में आ रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। आपको जिसको कुछ मालूम नहीं, आप कॉमन में भी काम कर सकते हैं। 2 मिनट, छोटे से देख, दो 5 मिनट ना, सिर्फ 6 पिलर है इन्वेस्टिंग के। फंडामेंटल, टेक्निकल, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान, एंट्री एग्जिट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। बाद में आपका, आपको इसे स्टॉक रिकॉग्नाइज करना है, उसका पैसे पैटर्न समझना है। तो आपको मयूर तो बताएगा 2 मिनट में। मैं आपको बता दूं, उस मार्केट में फ्यूचर अच्छा, शेयर मार्केट के लिए अच्छा फीचर क्या है। अभी जो शेयर मार्केट में है ना, हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है 145 करोड़ है, और कितना लोग काम कर रहे हैं, 12 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप जैसे मेरे से और कुछ अवेयर हो गए, और ये जो 20 करोड़ भी हो गया ना, तो जो हमारा जो रोज का टर्नओवर अभी 10-11 लाख करोड़ है, वो 18 लाख करोड़ तक भी जा सकता है। और इंडिया जो हिसाब से ग्रो करेगी ना, अभी राम ने बताया आपको कि लोग 30,000 का निफ्टी का टारगेट दे रहे हैं। यह सही में अगले दिसंबर का निफ्टी का 30,000 का टारगेट आया हुआ है, दिसंबर के पहले बोले तो। और जो सेंसेक्स है उसका 1,10,000 का टारगेट आया हुआ है। आपको वेल्थ क्रिएशन स्टॉक से, और आपको छोटा सा tip, तो उसमें नॉर्मली हम लोग ट्रेडर क्यों फेल होते हैं बाजार में। अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, तो आपको उसके लिए 7 साल लगते हैं। अगर आपको लॉयर बनना है तो 4 साल लगते हैं। अगर आपको पायलट बनना है तो 3 साल लगते हैं। और इंजीनियर बनना है तो आपको 4 साल लगते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि दोस्तों में ट्रेडर एक दिन में बन जाओगे, नहीं। आपको थोड़ा सा इसमें, आप जब आप सीखेंगे ना, तो फिर आप उसमें थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे ना। तो अगर मुझे ट्रेडर बनना है और मुझे कल ही चालू करना है, और मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है, तो मेरा पूरा पैसा वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अगर एक्सपीरियंस भी है और ट्रेनिंग भी रहेगा ना, तो वो हिसाब से मैं काम करूंगा। और देखो, कोई भी ग्रोथ, डॉक्टर भी जो डॉक्टर हुआ है वो एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता है, एमडी नहीं बनता है। उसमें क्या करता है, उसका दवा का, उसका जो मेडिकल मेडिकल हॉस्पिटल चालू करेगा, बाद में उसमें मूवमेंट ना है, बराबर है कि नहीं। वैसे भी आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, ध्यान में रखना। थैंक यू। राइट, यस, थैंक यू सो मच किरण सर, मैं फंडामेंटल्स के बारे में गाइड करने के लिए, और क्या बेसिस पे हमने ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, क्या क्या बेसिक नॉलेज है, वहां से आपने गाइड किया, तो काफी अच्छा गाइडेंस मिला है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आए हैं, बट सारे क्वेश्चंस हम प्रेजेंटेशंस के बाद लेंगे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो टेक्निकल्स पे है, टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो अभी हमें मयूरेश सर गाइड करेंगे, जो एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट है। ओवर टू मयूरेश। यस, आपका अनम्यूट कर दीजिए। Yes, thank you, Shriram sir. It's, I think my screen is visible to हाँ, everyone. यस, Okay. So, फुल good स्क्रीन कर evening, दीजिए प्लीज। everyone. Yes, sir. स्क्रीन फुल स्क्रीन कर दीजिए। Yeah, just a second. So, good evening, everyone. So, मैं अभी आपको टेक्निकल के एनालिसिस किस तरह से करना होता है
ओके, बेसिक्स क्या रहते हैं टेक्निकल के, टेक्निकल क्यों करना रहता है हमें, और उसके फायदे क्या होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा सबको। ओके, सो टेक्निक एनालिसिस क्या होता है कि बेसिकली आपको एक चार्ट दिखता है। ओके, उस चार्ट पे आपको एनालिसिस करना रहता है कि किस तरह से प्राइस का मोमेंटम हो रहा है। ओके, प्राइस की हिस्ट्री जो है, मतलब ये जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री में जो प्राइस का मोमेंटम हुआ है वो किस तरह से हुआ था। ओके, उसके बाद में इसको एनालिसिस करने के बाद में ये किस तरह से मोमेंटम करेगा, या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या कहीं कहाँ पे जाने वाला है, ये हमको टेक्निकल एनालिसिस से समझते आते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम प्राइस डिस्कवरी करते हैं। ओके, सो हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि प्राइस मोमेंटम क्या हुआ था। ओके, और उसके बाद में हम जाते, ओके, हम क्या करते हैं फिर सिग्नल्स को ढूंढते हैं। ओके, अर्ली सिग्नल्स हमें मिलते हैं जिससे कि हम एंट्री कर सके। आइदर हम इसको बाय कर सकते हैं या फिर शॉर्ट कर सकते हैं उस स्टॉक को, या फिर उस इंडेक्स को, या फिर जो भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं किसी ऑप्शंस में। ओके, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम अर्ली सिग्नल्स ढूंढते हैं। फिर तो अर्ली सिग्नल्स हमें मिलते हैं जिससे हमें टारगेट भी पता चलता है क्या रहने वाला है। ओके, सबसे पहले हमें टारगेट भी पता चल जाता है और स्टॉप लॉस भी पता चल जाता है। ओके, एंट्री करने से पहले पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये 70% जाएगा या 80% जाएगा, या फिर रिस्की ट्रेड है थोड़ा सा, तो किस तरह से इसको मैनेज करके चलना है। ओके, ये सब क्या रहता है आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों पहले ही पता चल जाते हैं एंट्री से पहले, अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर सको तो। अभी आप पूछोगे कि अच्छे से एनालिसिस कैसे करना है। ओके, तो चार्ट्स में हम उसको चार्ट ट्रेडिंग करते हैं। ओके, हम कहते हैं उसको चार्ट ट्रेडिंग। ओके, चार्ट ट्रेडिंग में जो रहता है आपका, तो चार्ट क्या दिखाते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका ट्रेंड। ओके, जैसे ट्रेंड बोले तो हो सकता है अभी आप देख रहे होंगे कि फ्रेंच कट जो रहता है, मेंस लोग जो रहते हैं वो फ्रेंच कट रखते हैं। ओके, तो वो क्या हो गया, एक ट्रेंड हो गया। या फिर हम अमिताभ बच्चन की इसमें अगर जाएंगे, उस एरा में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त बेल बॉटम की जो ट्राउजर्स थे वो बहुत फेमस हो रहे थे। ओके, तो वो क्या हो गया था, वो ट्रेंड हो गया था। तो ओके, तो उसी तरीके से क्या रहता है कि मार्केट में भी तीन तरह के ट्रेंड रहते हैं। एक अप ट्रेंड रहता है, ओके, दूसरा डाउन ट्रेंड रहता है, ओके, और तीसरा रहता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट मतलब कि प्राइस जो है वो एक रेंज में अटक की रह जाती है। फॉर एग्जांपल 100 से लेके 50 के बीच में जाके अटक गई है, मतलब क्या हो गया, ये प्राइसेस 100 से लेके 50 तक ही मूव कर पा रही है। ओके, उसके 100 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, 50 के नीचे भी नहीं जा पा रहा है। ओके, उसको बोलते हैं हम साइडवेज मार्केट। ओके, तो ये होता है साइडवेज वाला। अप ट्रेंड क्या होता है कि जैसे 100 रुपए के इस पे था। ओके, प्राइस 100 रुपए के इस पे थी, लोअर था एक। ओके, सो बढ़ते 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 ओवर द इयर्स 150 पे चला गया। ओके, ओवर द मंथ्स ओवर द इयर्स वो 150 के ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया, आपका अप ट्रेंड हो गया। ओके, बाद में होता है कि एक डाउन ट्रेंड। ओके, डाउन ट्रेंड क्या होता है कि जैसे मान लो 200 था। ओके, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स होते हैं या फिर कोई ऐसा क्राइसिस हो गया है। ओके, तो उस वक्त क्या होता है कि प्राइसेस गिरना शुरू हो जाते हैं, और गिरते 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 क्या होता है कि ये थोड़ा सा गिरते हुए 130 या फिर 140 तक आ सकते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, क्लियर डाउन ट्रेंड रहता है ये। ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि हमको ट्रेंड पहचानना रहता है कि पहले जो ट्रेंड था, प्रीवियस जो ट्रेंड था क्या था, आइदर वो अपसाइड का ट्रेंड था या डाउन साइड का ट्रेंड था, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आगे वाला मोमेंटम क्या हो सकता है। अगर आगे वाला हमें अगर पता चल जाता है कि अगर पिछला वाला ट्रेंड अप ट्रेंड था, ओके, और मार्केट अभी बहुत ऊपर जाके रुक रहा है, तो अभी आगे वाला ट्रेंड क्या हो सकता है, इधर साइडवेज हो सकता है या फिर डाउन हो सकता है, ये हमें पता लगाना रहता है। ओके, तो इसको हम रिवर्सल भी कह सकते हैं कि रिवर्स हो सकता था मार्केट। ओके, या फिर अगर पुराना वाला ट्रेंड जो है, जो प्रीवियस ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और हो सकता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। ओके, ऊपर जाने के चांसेस दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया, ऊपर जाने के चांसेस में हम इसमें बाय भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम जो पिछला वाला ट्रेंड है उसको स्टडी करते, उसको एनालिसिस करते। ओके, और आगे क्या हो सकता है उसको ढूंढते। ओके,
तो उसी में आता है आपका स्ट्रक्चर, किस तरह से स्ट्रक्चर बना है मार्केट में। ओके, स्ट्रक्चर को मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ओके, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक वेव्स की फॉर्मेट में चलता है मार्केट। ओके, जैसे फर्स्ट ये क्या हो गया, पहले अपसाइड मोमेंटम हो गया, बाद में थोड़ा सा करेक्शन हो गया, करेक्शन फेज हो गया। ओके, बाद में क्या होता है कि इस लो से फिर से ऊपर आना शुरू करता है, पिछला हाई जो था उसको ब्रेक करते हुए मार्केट और ऊपर चला जाता है, फिर से एक क्या होता है, एक थोड़ा करेक्शन आता है, फिर से ऊपर जाना शुरू होता है। ओके, सो एक करेक्शन एंड बूम का फेज जो रहता है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो ये क्या हो गया, आपका मार्केट का ये स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड भी रहता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि पहले फॉल होता है, बाद में थोड़ा बाउंस बैक आता है। ओके, बाउंस बैक आता है, बाउंस बैक के बाद में फिर से फॉल होना शुरू हो जाता है। ओके, और नया लो क्रिएट करता है, फिर से थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा। ओके, बाउंस बैक कंप्लीट हो जाने के बाद में एक नया फॉल आएगा, और ओके, और यहाँ पे एक नया लो क्रिएट कर देगा। ओके, तो एक गिरता हुआ मार्केट में इस तरह से क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको बताते हैं कि कहाँ पे बाय करना है। अभी बाइंग कहाँ करते हैं जनरली हम, जो रिटेलर्स है, ओके, जो रिटेलर्स है वो यहाँ पे बाइंग करते हैं। ओके, और बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे नीचे आ जाता है तो यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको कहाँ बाइंग करना है कि जैसे ये थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो जाए, ओके, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ है, आपको एक सिग्नल्स मिल रहे थे वहां पे। ओके, कुछ सिग्नल्स मिल रहे थे जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बिहेवियर की वजह से हमको पता चलती है कि यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न आई है या नहीं आई है। तो उससे हमें पता चलता है कि किस तरह से हमको यहाँ पे लेना है या नहीं लेना है। ओके, अगर रिवर्स करता हुआ दिख रहा है, ओके, यहाँ पे भी अगर रिवर्स, जैसे रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे भी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स आएंगे। ओके, तो उससे हम ले सकते हैं, या फिर कुछ पैटर्न्स बनेंगे तो उससे हम ले सकते हैं। ओके, सो इस तरह से क्या करते हैं, हम इसको पहचानते हैं। ओके, स्ट्रक्चर पहचानते हैं, मतलब पहले तो देखते हैं ओवरऑल ये अप ट्रेंड दिख रहा है। ओके, बाद में ये स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में जा रहा है, मतलब कि हमें बाइंग और सेलिंग अच्छी खासी हो रही है। ओके, तो चांसेस रहेंगे कि हमें अपने प्राइस पे हम इसको ले सकते। ओके, हम चाह जो प्राइस चाहेंगे उस प्राइस पे हम ले सकते। ओके, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, दूसरी बात आती है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही एक क्या बोलते हैं हम, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, सपोर्ट मतलब कि बेसिकली डिमांड रहता है, जब डिमांड होती है मार्केट में तो क्या होता है, मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाना शुरू होता है। ओके, सपोर्ट से ऊपर जाना शुरू होता है, जब डिमांड आती है तो सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है। ओके, ऊपर जाते जाते क्या होता है कि जैसे अभी मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है। ओके, तो एक टाइम पे क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्ट करना शुरू कर देगा। तो रेजिस्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रुक गया। ओके, तो रुक गया मार्केट, तो क्या होगा कि यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन भी हमें दिखाई दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया, मतलब कि यहाँ से सप्लाई शुरू हो गया। ओके, सो सप्लाई शुरू होने के बाद में फॉल आता है। ओके, प्राइसेस गिरना शुरू होते हैं। ओके, तो उस तरीके से हम इसको चार्ट में हम ये सब देखते हैं। ओके, सबसे पहले यही एनालिसिस हम करते हैं। ओके, ये एक एनालिसिस होने के बाद में हम बाद में हम सोचते हैं कि इसमें बाय करना है या सेल करना है। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। सो अभी कुछ महीने पहले मैंने ये देख रहा था, मिड कैप 150 का देख रहा था, निफ्टी का ये इंडेक्स है, मिड कैप 150। तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ओके, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, फिर से यहाँ पे बाउंस बैक आया। ओके, बाउंस बैक के बाद में फिर से यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ये गिरता हुआ आया। ओके, गिरता हुआ आया, यहाँ पे सपोर्ट के यहाँ पे आया। ओके, सपोर्ट के पास से क्या हुआ, इसने फिर से यहाँ पे एक तरीके से बाउंस बैक दिया। ओके, बाउंस बैक होने के बाद में फिर से ये क्या आया हुआ, यहाँ पे इस यहाँ तक आया। ओके, सपोर्ट तक आया था। ओके, तो ये जो व्हाइट लाइन है ये क्या बता रही है हमें कि ये सपोर्ट है। ओके, इस सपोर्ट पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, इसका नाम अभी मैं बताता हूँ, बुलिश मारुबोजो कैंडल पैटर्न है। ओके, बुलिश मारुबोजो। तो ये जो कैंडल है बेसिकली क्या रहता है कि ये डाउन ट्रेंड में आता है। ओके, जैसे ये अभी डाउन ट्रेंड दिख रहा है हमें, और एक स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड है, तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ये सपोर्ट की यहाँ पे अगर कैंडल आती है, बुलिश मारुबोजो कैंडल आती है, सपोर्ट के यहाँ पे अगर ये बुलिश मारुबोजो कैंडल आती है,
तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, हम बाइंग कर सकते थे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, जिससे कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत बढ़ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग निफ्टी मिड कैप 150, ये बहुत ऊपर जाने जाने का ट्राई करेगा। ओके, तो उसके बाद में आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली ऊपर रह रहा है। ओके, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ये क्या है, ऊपर रह रहा है। ओके, तो इस तरीके से क्या हो गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मोमेंटम ऊपर के साइड में शिफ्ट हो गया। मतलब क्या हो गया, पहले मार्केट जो बेरिश था, ओके, नीचे नीचे आ रहा था, वो क्या हो गया, चेंज होके अभी बुलिश हो गया, ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि यही कैंडल एक थी जो सपोर्ट पे आई। ओके, और सपोर्ट से इसने क्या किया, एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया इसने, और वहां से ऊपर आना। ओके, निफ्टी मिड कैप यही से ऊपर आना शुरू हो गया। ओके, जैसे अभी निफ्टी मिड कैप ऊपर आने शुरू हो गए, तो निफ्टी के जो मिड कैप स्टॉक्स है, ओके, जो मिड कैप स्टॉक्स है वो भी ऊपर आना शुरू हो गए। ओके, सो यही हम देखते हैं, सारा पहले एनालिसिस करते कि प्रीवियसली यहाँ पे क्या हुआ था। ओके, यहाँ पे क्या सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं। ओके, जैसे रिसेंट सिग्नल्स अच्छे मिल रहे, बुलिश वाले मिल रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय करके हम यहाँ पे एक अप ट्रेंड में हम बैठ सकते हैं, जिससे कि हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके, एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अभी देखो इसका गिरने का पीरियड हम देखेंगे तो सितंबर से लेके, ओके, सितंबर 24 से लेके यहाँ पे अप्रैल के शुरुआत तक था। ओके, और जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न आया, तो ये अप्रैल के, जैसे अप्रैल में आया है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 मंथ्स में ये क्या हुआ, ऊपर गया। ओके, सो दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स टू गो अप। ओके, सो जितना बड़ा फॉल रहता है उतना टाइम ये क्या करता है, ये रिकवर करने का ट्राई करेगा। ओके, सो हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड 6 महीने में मिला है। ओके, अपसाइड का ट्रेंड हमें 6 महीने में कवर करने को मिला है। ओके, सो यही हम टेक्निकल में जानते हैं कि किस तरह से इसको एनालिसिस करना है, कहाँ पे पैटर्न्स देखने, कहाँ पे पैटर्न्स आ रहे नहीं आ रहे। ओके, और जैसे हम पैटर्न्स ऑब्जर्व कर लेते, ओके, और देखते कि एनालिसिस हो चुका है, ओके, और क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पे बाय करना चाहिए, तो हम यहाँ पे कवर करते हैं। ओके, तो चार्ट्स हम जैसे पढ़ते तो हम रॉ पढ़ते। ओके, मतलब कोई इंडिकेटर्स वगैरह लगा के नहीं पढ़ते। ओके, पर इंडिकेटर्स किस लिए होते हैं कि जैसे मान लो अभी बहुत ओवरबॉट हो चुका है मार्केट, या फिर बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, तो उस वक्त हमें पता नहीं चलता है कि मार्केट में एक्चुअल में बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है नहीं हो चुका है। ओके, क्योंकि हम अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए मोस्टली देखते हैं तो हमें ओवरसोल्ड मार्केट चाहिए रहता है, जहाँ पे सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है बहुत ज्यादा। ओके, और वहीं से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा, तो वो कंडीशन हमें चाहिए रहती है। ओके, तो वही देखने के लिए हम क्या करते हैं कि दो इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। एक पहला रहता है ईएमए, ओके, और दूसरा रहता है आरएसआई। ओके, ईएमए जो रहता है वो प्राइस के साथ में चलता है, ये प्राइस के साथ में चलता है, और आरएसआई जो रहता है ये हमें बताता है कि ये ओवरबॉट लेवल से, ओके, ओवरबॉट हो चुका है या फिर ओवरसोल्ड हो चुका है। ओके, तो ये ओवरवॉट या ओवरसोल्ड में हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पे बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि ईएमए जो रहता है वो प्राइस के हिसाब से चलता रहेगा। ओके, पर आरएसआई हमें सिग्नल देता है। ओके, दोनों को मिला के हम क्या पता चलता है कि सिग्नल्स अच्छे हैं या नहीं है। ओके, दोनों को मिला के हमें ये पता चलता है, तो दोनों को हम यूज करेंगे। एक अभी मैं एक सेटअप आपको बताऊंगा जो कि स्विंग ट्रेडिंग में आप यूज कर सकते हैं। ओके, और ये एक अच्छा सेटअप है जिसका रेशियो ऑलमोस्ट 64% तक गया था। ओके, तो यही सेटअप आप स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, तो स्विंग के लिए ये जो सेटअप है, आपको क्या करना है कि ईएमए 5 का लेना है। 5 ईएमए मतलब कि क्या रहता है कि जो पिछले 5 कैंडल्स का क्लोजिंग रहता है, ओके, लास्ट 5 कैंडल्स का जो क्लोजिंग रहता है, कैंडल क्लोजिंग, तो उसका ये क्या करता है, एक एवरेज निकलता है। ओके, और उस एवरेज से क्या होता है, ये मूव होता है। ओके, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाएगा, प्राइस अगर नीचे आ रही तो ये नीचे नीचे आएगा। ओके, तो इस तरह से ये मूवमेंट करता है। ओके, बाद में ये 50 to 60 आरएसआई का रेंज हम यूज करेंगे। इसमें क्या रहता है कि आपको ओवरबॉट ज्यादा नहीं चाहिए, ओवरसोल्ड भी ज्यादा नहीं चाहिए। ओके, एक मिनिमम रेंज चाहिए आपको,
तो इस रेंज में क्या रहता है, बाइंग आपको अच्छी खासी मिल सकती है, और चांसेस रहेंगे कि यहाँ से अगर आप लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर जाने के चांसेस बहुत अच्छे है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। ओके, 5 AM में आपको क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा कि किस तरह से ये क्रॉस हो रहा है। जैसे ही प्राइस कट करता है, 5 AM को इस तरह से कट कर रहा है, ऊपर जाके क्लोज हो रहा है और कट कर रहा है 5 AM को, तो ये क्या हो गया, आपके लिए सिग्नल हो गया। RSI अगर 50 to 60 के रेंज में है, तो ये क्या होगा कि ये मोमेंटम जो है, ऊपर का जो मोमेंटम है, वो क्या हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे हम, जो कैंडल है, ओके, ये जो कैंडल बना है जो क्रॉस हो चुका है 5 AM को, उसके हाई के ऊपर क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। ओके, और स्टॉप लॉस जो रहेगा, जो रिसेंट लो रहेगा, ओके, इसके पिछली वाली कैंडल अगर नीचे, ओके, नीचे बन रही इस तरह से कैंडल्स कुछ नीचे बन रहे, तो ये जो लो रहेगा, रिसेंट लो जो रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको यूज कर सकते हैं। चार्ट्स पे हम जाते हैं। तो सबसे पहले जो EMA है आपका, उसको आपको चेंज कर देना है। ओके, 5 AM हमने कर दिया। ओके, आप यहाँ से FX या फिर इंडिकेटर से आप लगा सकते हैं। RSI आप इंडिकेटर से लेंगे। ओके, इसको कोई चेंज नहीं करना है, बैलेंस निकल गया तो अभी ये एक डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में मतलब कि हर एक कैंडल एक दिन की एक कैंडल है। ओके, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि कितना मोमेंटम हुआ है, ओके, डेली बेसिस पे, ओवर द मंथ्स, ओवर द पीरियड कितना, कैसे मोमेंटम हुआ है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये एक अप ट्रेंड दिख रहा है। ओके, जैसे अभी देखो कि यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे सिग्नल आया, ओके, बाय करने का सिग्नल आया, प्राइस क्या कर रहा है, कट करके ऊपर जा रहा है, ओके, कैंडल कट करके ऊपर जा रही है, और यहाँ पे RSI का लेवल भी 56 है, मतलब हमारे रेंज में 50 to 60 के रेंज में, मतलब यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा आपका, ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, आपकी एंट्री यहाँ से रहेगी, और यहाँ पे देखो आप एक अच्छा खासा मोमेंटम हम इसमें पकड़ सकते थे। तो इस तरीके से ये सेटअप अच्छे तरीके से काम करता है। तो जैसे यहाँ पे भी प्राइस कट हुआ है, पर RSI क्या था, RSI का लेवल 70 था, ओवरबॉट था, तो यहाँ पे नहीं लेना हमको। तो ये क्या हो गया, आपका अवॉइड हो गया। बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस ने कट नहीं किया ऊपर के साइड में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि देखो हम रुक गए तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया था। बाद में प्राइस ने कट किया, यहाँ पे प्राइस ने EMA को कट करके ऊपर गया, उसी वक्त क्या था, 59 पे था, RSI 59 के लेवल पे था, तो वहीं से क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू हुआ। ओके, सो इस तरीके से क्या करना है, आपको सिग्नल्स को पकड़ना है। ओके, अगर ये सेटअप को आप फॉलो करोगे तो अच्छा खासा आपको रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, और एक मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, एक मोमेंटम अच्छे से कैप्चर हो सकता है आपका। तो ये स्टॉक्स में एक अच्छी तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि 50 to 60 का जो RSI का रेंज है, ये बहुत ही नॉमिनल रेंज है, जहाँ से बाइंग आती है। ओके, बाइंग क्यों आती है, क्योंकि यहाँ से पुल बैक हो चुका होता है मार्केट। ओके, पुल बैक मतलब कि थोड़ा सा करेक्शन हो चुका होता है मार्केट। ओके, करेक्शन के बाद में जैसे प्राइस कट करता है और RSI भी 50 to 60 के लेवल के अंदर रहता है, तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम शुरू होता है। सो इसके वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम इसमें, हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करके हम इजीली हम ट्रेड्स ले सकते हैं। ओके, कुछ दिनों के ट्रेड्स ले सकते हैं। ओके, आप देख रहे हो कि दोनों जगह पे 3 3 4 4 दिन हमें ट्रेड रख रख भी देते, तो भी एक अच्छे खासे रिटर्न्स हम जनरेट कर पाते थे। ओके, 4% या 5% के रिटर्न्स कुछ दिन में हम जनरेट कर पाते हैं। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशंस को जा सकते हैं आराम से। यस यस, थैंक यू महेश सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस, एंड आपने काफी
सरल भाषा से, आसान भाषा से आपने टेक्निकल एनालिसिस समझाया, उसका चार्ट पैटर्न्स का महत्व समझाया, एंड हम कैसे कोई भी, जो भी नोमैड है या जिनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिगिनर्स है, उनको कैसे समझ में आएगा, आपने वो अच्छी तरीके से समझाया। तो अभी हमें किरण सर एंड मयूरेश सर अभी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप चैट बॉक्स पे डालिए, होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस, हमारे साथ हमारे प्रीवियस पार्टिसिपेंट जिन्होंने हमारा रिसेंटली स्टॉक मार्केट एनालिस्ट का जो हमारा प्रोग्राम है वो अटेंड किया था, तो प्रशांत सर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। एंड मैं प्रशांत सर को विनती करूंगा कि आपका क्या अनुभव था हमारे इस प्रोग्राम के साथ, आप अभी आपको कैसे फायदा हो रहा है और आपको क्या क्या सीखने मिला, अगर आप प्लीज शेयर कर सको तो। प्रशांत सर प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। प्रशांत सर आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, यस। Unmuted, sir. Good हाँ, evening. यस। गुड इवनिंग सर। Am I audible? Yes, yes, you are audible, sir. Yes. Good evening. Good evening to all. Uh, और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आई एम रिटायर्ड एम्प्लॉय और मेरा बहुत कीन इंटरेस्ट था कि शेयर मार्केट का कुछ करें, बट मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था। तो जब मुझे उद्योगपति का नाम समझ में आया और किरण चांडक सर का और महेश सर का मुझे मार्गदर्शन मिला, तो जिसमें मैं कुछ नहीं जानता था, मैं सिर्फ सेंटिमेंटल इन्वेस्टमेंट जानता था। तो थोड़ा आपका जैसे आवाज ब्रेक हो रहा महेश है। सर ने अभी टेक्निकल और फंडामेंटल्स के बारे में बताया और किरण सर ने जो बताया कि मार्केट में सर आपका वॉइस ब्रेक काफी हो रहा है। सॉरी अबाउट। सब लोगों को दो न्यूज अच्छी दे रहा हूँ अभी, जो 2 मिनट जस्ट दो न्यूज आई है। इंडिया का जो फोरकास्ट है जीडीपी 8.2 अभी आया हुआ है सीएनबीसी में जस्ट रिसेंटली। और दूसरा सिल्वर ने अब जो मार्च और फरवरी का जो उनका फ्यूचर है उसमें उसने लाइफ टाइम अचीव किया आज 1,72,000 का सिल्वर ने वाह। नया माइलस्टोन अचीव किया है सर फरवरी और मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में। और जीडीपी से 8.2 का फोरकास्ट आया है, इसलिए मंडे को मार्केट ऊपर ही रहेगा। ये अपने को एक अच्छी न्यूज आ रही है। वाह, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। यस, किसी के कोई क्वेश्चंस है? झा योग सेंटर, आप पूछे आपका क्वेश्चन। सबको, जो भी पैनल में है सबको नमस्कार। नमस्ते। और मैं ये जानना चाह रहा था कि सर कि मतलब हम तो थोड़े दिनों से कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कि एक लोअर रेंज का जो है ना इनकम हो सके। उसके लिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि मिनिमम कितना इन्वेस्ट होना चाहिए। 1 से 2 लाख के बीच में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ से एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। 1 से 2 लाख में? हाँ, अच्छा, तो इसमें कितना लगभग हम मान के चलें मैंने कि सर 10? मैंने सेमिनार में मैंने बताया था आपसे 2 से 5% का आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड रहेगा बाजार में आपके अच्छा, इन्वेस्टमेंट पे। 1 से 2 लाख में? हाँ, 1 से 2 लाख जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें 2 से 5% का आप रिटर्न उसमें आप जनरेट कर सकते हो ईयर मंथली 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 कर सकते हैं हम? या। अच्छा, दूसरी दूसरी बात मैं जानना चाह रहा था, जैसे एनबीएफसी जो कंपनीज है उसमें क्या इन्वेस्ट करना सेफ है? अच्छी कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजाज फाइनेंस जो अभी है, बजाज जैसे फाइनेंस। जैसे जैसे नीडो नीडो हो गया या फिर एचसीएल है, तो ये सब, इस सब में, इसमें 8 से 9% का जो ईयरली दिखाते हैं,
तो ये इन्वेस्टमेंट है कुछ हद तक हमारे हिसाब वो से। भी एक अच्छा ऑप्शन सर, आपसे वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा सा वो प्राइवेट प्लेयर से बराबर है क्या ना वो हम्म। प्राइवेट प्लेयर देखो, कोई भी मैंने आपको बता क्या बताया, बैंक से ज्यादा कोई रिटर्न जो दे रहा है आपको, वहां पे थोड़ा आपको रिस्क है, बराबर है क्या नहीं। हाँ, रिस्क तो फिर है। इससे अच्छा फिर आप म्यूचुअल फंड में भी आओ, म्यूचुअल फंड में भी अच्छा आपको ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन वहां पे वेरिएबल रिटर्न है, नॉट फिक्स रिटर्न, हाँ, बराबर है क्या नहीं। नहीं नहीं, म्यूचुअल हमने सर थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, एसआईपी वगैरह चल रहा है मेरा। लेकिन हम्म। जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ एचडीएफसी का है या एबीएसएल का है, है ना। या फिर ये सब कंपनियां हैं जो 20 से 25% का ग्रोथ दिखा रहा है। हाँ। ये सब देख रहा जाए, कैनरा रिबेरो है, ये सब सभी 27% का जो है वो मार्जिन मार्जिन दिखा रहा है। लेकिन हम्म। मैं सर ये चाह रहा था कि मान लो कि यदि हम 20 से 25 के करीब का इनकम यदि करना चाहें तो उसके लिए कितना इन्वेस्ट हम करें और किस बेस पे करें। 20 से 25 क्या बोला। 20 से 25 हजार रुपए की बात मैं कर रहा हूँ, महीने सिंपली। का। हाँ, महीने का। महीने। हाँ जी। तो सिर्फ आपको मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको उसमें उसके लिए आपको 5 से 6 लाख रुपए लगेगा कम से कम, अच्छा, 5 से 6 लाख रुपए और वो मार्केट में लगाएं। लगा जैसे के आप उसमें आईपीओ। काम कर सकते हो, यस। अच्छा, जैसे आईपीओ वगैरह आता है सर, तो लेकिन सर उसको आईपीओ हम में क्या क्या। होता है, हर एक आईपीओ आपको लगेगा इसकी गारंटी नहीं ना भैया, इट्स हाँ, लक ये बाय बात है। चांस, हाँ, लक बराबर है। बाय चांस। हाँ, बिल्कुल और बाद बिल्कुल। में जो आईपीओ आएगा, जो आपको लगेगा, समझ के चलो बहुत अच्छा आईपीओ है, जिसने 100% रिटर्न दिया, लेकिन आपको लगा ही नहीं, तो उसकी बात हम्म। करके फायदा ही नहीं ना भैया, हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। बराबर है कि नहीं। ठीक हाँ, ठीक है, नहीं नहीं, एकदम ठीक कह रहे हो। तो मतलब वो चार इट्स पांच लक बाय लाख चांस है, वो आपको लग गया, समझो आपने कोई आईपीओ एग्जाम्पल ऐसा पकड़ के चलो कि उद्योग हाँ वर्धन करके हमारी कंपनी, उसका आईपीओ आपने लगा लिया और 100% रिटर्न हाँ मिल गया, तो अच्छी बात है, हाँ तो आपके पैसे 8 दिन में डबल हो गए, लेकिन इट्स लक बाय हाँ चांस, हाँ भैया, यस। हाँ, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक ठीक। यू। थैंक यू। किरण सर को नमस्कार है। नमस्ते, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू, यस। प्रशांत जी, आपकी बात आधे में रह गई। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए सर। Yes. Am I audible now? हाँ, यस यस, यस। क्लियरली ऑडियो। Okay. तो मैंने थोड़ा पहले सोचा था कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले सीखना पड़ेगा। जब तक मैं कुछ सीखता नहीं, अंधा इन्वेस्टमेंट मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने उद्योग वर्धिनी में क्लास ज्वाइन किया। बेसिक तो किरण सर ने सिखाया, और चार्ट पैटर्न्स, फंडामेंटल्स, इसके बारे में मयूरेश सर ने सिखाया। तो दोनों की लैंग्वेज जो है, दोनों की सिखाने की जो स्टाइल है, वो सबको एट इज लेके वो सिखाते हैं। तो मुझे तो इसका फायदा हो रहा है, और आई विल कंटिन्यू इन मार्केट। लेकिन सीखते सीखते थोड़ा इन्वेस्टमेंट जैसे ही करते हो आप, तो पहले सीखना बहुत जरूरी है। तो क्लासेस, जैसा हम लोग सर ने पहले बोला था कि पहला इन्वेस्टमेंट तो खुद में करना चाहिए, तो हम लोग कुछ मार्केट से लेने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे पैसे वेस्ट करते हैं। तो पहले सीखने में इन्वेस्टमेंट थोड़ा करेंगे तो सबके लिए बेहतर होगा। यस, थैंक यू सर। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड सर, आप आपने बताया आप अभी रिटायर हो चुके हो, तो अभी आप यस। इसमें इन्वेस्टमेंट फुल टाइम इसमें करियर करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट। करियर एज सच मेरा एक, एज अ गुड इन्वेस्टर मुझे हाँ, इन्वेस्टमेंट करना है। राइट राइट। हाँ, ओके, ग्रेट, थैंक यू सर। ओके। yes, thank you. यस, कृपाल जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। यस, कृपाल, आपने हैंड रेज किया है। ओके। एक क्वेश्चन आया है, हाउ मच टाइम, कृपाल जी आपको पूछिए। हाँ सर। सर एक डाउट था। सर ने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताया ना सेटिंग्स, यही सेटिंग हम इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं क्या? नो सर, ये कंप्लीटली आपका ये स्विंग ट्रेडिंग का ही सेटअप है। मैंने टेस्ट करके देखा था। तो इंट्राडे ओके। के लिए अलग से आपको सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि इंट्राडे के जो मूवमेंट्स रहते हैं वो अलग रहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के जो मूवमेंट्स रहते हैं जो डेली बेसिस के बाद में होते हैं तो वो अलग रहते हैं। तो आपको ये जो आपका जो सेटअप है ये आपको सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना है, उसके लिए ये परफेक्ट है।
एंड खाली स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं कि कमोडिटी मार्केट में भी यूज हो सकता है? स्टॉक्स में अच्छा चलेगा। ओके, स्टॉक्स में अच्छे चलेगा या कंपेयर टू कमोडिटीज आप टेस्ट करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने स्टॉक्स पे टेस्ट किया था इसको। थैंक यू। थैंक यू। ठीक, ओके। नेक्स्ट है कि सर, हाउ मच टाइम डज वन नीड, मतलब एक को कितना टाइम लगेगा चार्ट एनालाइज करने को और उस पर डिसीजन लेने के लिए, मतलब कितना टाइम समय बिताना पड़ता है? सो जनरली जैसे आपको सब कुछ नॉलेज आने में, और जैसे आपका पेस रहेगा, सीखने का जो पेस रहेगा आपका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना लगेगा। अगर आप डेली 1 आवर देते हो चार्ट रीडिंग के लिए, सीखने के लिए, तो हो सकता है 3 महीने में 6 महीने में आपको चार्ट समझ में आ जाए। या फिर आप अगर स्टडी का टाइम बढ़ा देते, चार्ट्स रीडिंग का टाइम बढ़ा देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स देखने का ट्राई करते हो, मिनिमम मैं कहूँगा कि 100 चार्ट्स पर डे, तो हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको कम टाइम में आप अच्छे से समझ सको, प्रेडिक्ट कर सको, या फिर आप अच्छे से एनालाइज कर सको। क्योंकि जितना समय आप चार्ट रीडिंग को दोगे, उतना ही वो आपके लिए फायदेमंद होगा बाद में, क्योंकि वही टाइम आपका क्या कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये जो एनालिसिस के लिए आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ही टाइम आपको अच्छा समझ में आएगा बाद में किस तरह से मोमेंटम होने वाला है। और हो सकता है आप 1 आवर कम से कम स्टार्टिंग में देखना शुरू करो मार्केट को लाइव में, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आप आफ्टर मार्केट जितना भी देखोगे तो आपको प्राइस मोमेंटम हिलता हुआ नहीं दिखता है, तो आपके इमोशंस जो रहते हैं वो क्या होता है, एक तरीके से आपको इमोशंस समझ में आएंगे लाइव मार्केट में, किस तरह से प्राइस के हिसाब से आपका इमोशंस बदल रहे हैं। तो दोनों आपको करना है कि आफ्टर मार्केट भी एनालिसिस करना है और लाइव मार्केट में भी एनालिसिस करना है, और दोनों के आपको क्या करना है, रिजल्ट्स लिख के रखने कि किस तरह से आपको इमोशंस चेंज हो रहे हैं, कि लाइव मार्केट में क्या इमोशंस थे मेरे, जैसे मोमेंटम हो रहा था तो क्या इमोशंस है, और अगर मैं आफ्टर मार्केट में अगर करता हूँ तो आपकी इमोशंस क्या है। तो वो अगर आप अच्छे से नोट डाउन करके रखेंगे तो आपको आगे जाके बहुत फायदा होगा। ओके, सो मिनिमम 6 मंथ्स तो आपको लगेंगे सब कुछ करने में। ओके, अगला क्वेश्चन है, सुन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सर, मार्केट में ट्रेंड कैसे पिकअप करें? किरण सर, इफ यू कैन आंसर दिस। मार्केट में मतलब कौन सा ट्रेंड है, कौन से सेक्टर्स का ट्रेंड है, ये कैसे समझे? जस्ट मैं अभी, अच्छा वो आपने मुझे बताया, मेरा एक थोड़ा सा ये रहेगा तो प्रेजेंटेशन में, जस्ट जस्ट मिनट, मैंने डाला भी था, 2 मिनट जस्ट। ये मैंने डाले थे स्टॉक आइडियाज फॉर दिसंबर। अभी मोस्टली आपको सबको बता देता हूँ कि दिसंबर मंथ में ना, हमारा आज तक का एनालिसिस है, लिकर स्टॉक बहुत ज्यादा थे, लिकर स्टॉक्स। तो रैडिको खेता, उस पर आप ध्यान रखना। ये कभी मालूम है क्या, हर एक का इसका स्टॉक्स का मोमेंटम रहता है। दिसंबर के बाद जो जनवरी का जो महीना रहेगा, जनवरी में मोस्टली वो टाइम पे शुगर सेक्टर, एग्रीकल्चर में थोड़ा मूवमेंट आएगा, ध्यान में रखना है। तो हम नॉर्मली सेक्टर वाइज भी डिपेंड करते हैं, लेकिन अभी ये जो डिफेंस सेक्टर में अच्छे मूवमेंट आने वाला है। और मैंने, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मैंने कल डाला था कि कल ही गुजरात में कॉमनवेल्थ सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ है। 2030 में होने वाला है कुछ कॉमनवेल्थ सीरीज ना क्या। तो फिर उसके लिए कौन कौन सी कंपनी चलेगी, वो भी डाले हुए हैं हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यानी अलग अलग सेक्टर अलग अलग इसमें चलता है obviously। तो गुजरात बेस्ड जो कंपनी है, आप देखना आज अदानी ग्रुप सब ऊपर जा जाए ना क्या। तो गुजरात बेस्ड जो कंपनी है वो सब चलेगी 2030 तक, क्योंकि कॉमनवेल्थ सीरीज का उसके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। ये मैंने शेयर दिए दिसंबर मंथ के लिए, मतलब क्या। ओके, ओके, ठीक है, यस। एंड जो किरण सर अभी जो टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहे हैं, मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ ये टेलीग्राम ग्रुप क्या है। बेसिकली हमारे जितने भी एल्यूमनाइज है जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया है, तो ये सारे पार्टिसिपेंट हमारे एक ग्रुप में कनेक्टेड है। अगर आप देखो यहाँ पे तो हमारे, 1 सेकेंड, हमारे यहाँ पे 1671 पार्टिसिपेंट है जिन्होंने हमारे इस कोर्स किया है, ये सारे एक ग्रुप में कनेक्टेड है। और जैसे हम किरण सर ने अभी बताया कि जैसे ही सर आपने वो मैसेज कल का कहाँ कल डाला का था? कल का
कल का जाओ, कल का हाँ जाओ ना, कल यस यस हाँ जाओ हाँ नीचे ये देखो देखिए स्टॉक्स। देखिए ये जैसे ही बताया कि कॉमनवेल्थ अनाउंस हुआ है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट कौन से सेक्टर्स में है, तो ये सारे उन्होंने स्टॉक्स से सजेस्ट किए थे कि जो गुजरात बेस्ड है या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, तो ऐसे सेंटिमेंट्स कौन से वो हम आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। इस ग्रुप में ये सिर्फ मेंबर्स ओनली ग्रुप है, जिन्होंने हमारा कोर्स किया है वही लोग इस ग्रुप में कनेक्टेड है। हम आप यहाँ पे देख सकते हो हर रोज हम एवरी डे नवंबर 26, नवंबर 25, नवंबर 24 हर रोज हम इस ग्रुप में आपको डेली अपडेट शेयर करते हैं। एट द सेम टाइम हम इस ग्रुप में आपको डिलीवरी कौन से स्टॉक्स का लेना है, जस्ट इन्वेस्टमेंट कौन मिनट, से इसमें करना है। ऊपर जाओ, ऊपर मैं देखो, मैं एक सेकंड, अब जब इधर 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 नीचे नीचे 22 तारीख, 22 नवंबर, 21 22 नवंबर देखो, जाओ यहाँ पे देखो, डाला था मैंने एचडीएफसी बैंक, और दिखा है रिलायंस, दिख रहा है क्या? हाँ यस 21 तारीख को डाला था एचडीएफसी रिलायंस, देखो दोनों को डाला था। रिलायंस का आज का भाव देख लेना, 1600 भाव चल रहा है, बोले क्या आज का भाव देख लो आप। ओके 1590 को 1600 भाव हो गया है। 1625 का टारगेट दिया था मैंने। ओके ओके राइट 4 दिन की बात है, यानी मैंने आपको जो बताया ना कि आप महीने का 2-5 टक्के कमा सकते हो, आप कैलकुलेशन करो। 1500 का शेयर 1600, 8 दिन में हो गया तो कितना टक्का रिटर्न मिला, ये आप ही कैलकुलेशन करो, मैं बताने की जरूरत नहीं है आपको। राइट 1500 का 1600 हो गया, मतलब ये 8% रिटर्न एक 8 दिन में मिल गया। मैंने 2 से 5 टक्का ही बोला ना मंथली, एक जनरली। हाँ यस करेक्ट करेक्ट। तो देखिए ये ऐसे बहुत सारे एवरी डे एक ग्रुप में हमारे एक्टिव होते हैं। हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ, मतलब आप जो भी सवाल है आपको एवरी डे आपका कोई भी सवाल हो, हम इस ग्रुप में आपका सवालों का जवाब भी देते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट है, कौन सा आईपीओ सब्सक्राइब करे क्या नहीं करे, तो ये भी पूरा सपोर्ट आपको होता है। ये लाइफ टाइम सपोर्ट है ये हमारे इसमें। देखिए कौन सा आईपीओ अप्लाई करे तो सबको आंसर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और पूरे क्वेश्चन जितने भी पार्टिसिपेंट के जो भी क्वेश्चन है, तो आपको ये ट्रेनिंग के साथ लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स भी हम आपको सजेस्ट करते हैं और ट्रेंड्स सजेस्ट करते हैं। और ये सिर्फ एलुमनाइज का ग्रुप है, तो 1600 जो हमारे एलुमनाइज है वो सारे ग्रुप में कनेक्टेड है। तो आपका बहुत यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है सबके साथ, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी मिलेगा इस ग्रुप के द्वारा। अभी ये ग्रुप में ये ग्रुप कोर्स की बात करता हूँ, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये 6 वीक्स ड्यूरेशन का है। इसमें हम आपको शेयर मार्केट का एनालिस्ट बना रहे हैं। तो इसमें हम आपको सिर्फ आपको बेसिक्स से लेके चार्ट पैटर्न रीडिंग, एफ एंड ओ ट्रेडिंग, सब चीजें हम आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं। इसमें आपको बेहतर, आप इसमें अच्छे से स्मार्ट बेहतर इन्वेस्ट कर पाओ, अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओ और अच्छा पैसा कमाओ, हम इस यही चाहते हैं। ये 4 वीक्स का ड्यूरेशन का प्रोग्राम है। इसमें हम आपको थ्री जो हमारे मेंटर्स है उन्होंने 3,000 से ज्यादा क्लाइंट के वो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे। किरण सर और मयूरेश सर, जो ये दोनों मेंबर्स आपको इस कोर्स में गाइड करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। इसमें आपको डेली टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट्स मिलते हैं। इसमें क्या क्या सिखाएंगे, तो राइट फ्रॉम एसेंशियल्स ऑफ शेयर मार्केट, तो बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट क्या है, आईपीओ क्या होता है, मार्केट के इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या होता है, टाइप ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होती है, ये हम आपको समझाते हैं। फिर कमोडिटी और करेंसी मार्केट क्या होता है, ये भी हम आपको समझाते हैं। फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, फिर फ्यूचर्स में क्या होता है, एम टू एम स्टॉक ट्रेडिंग, एम टू एम क्या होता है, मार्जिन्स क्या होते हैं, एक्सपायरी क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं। फिर हम समझते हैं कि कॉल, पुट, ब्रेक इवन, मनी नेस, ये हम समझते हैं। फिर टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड है, टाइम फ्रेम्स है, चार्ट पैटर्न्स है, कैंडल स्टिक्स है, ये हम आपको इन डेप्थ समझाते हैं। फिर अलग अलग इंडिकेटर्स है, जैसे एमए है, आरएसआई है, बॉलिंगर बैंड्स है, पिवोट पॉइंट्स है, वॉल्यूम है, ये अलग अलग जो इंडिकेटर्स है काफी डीप टेक्निकली हम आपको समझाते हैं। फिर फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट कैसे समझे, कैश फ्लो कैसे समझे, टॉप डाउन अप्रोच कैसे समझे, इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करें, कौन सा ट्रेंड ट्रेंडिंग है कैसे समझे, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर ट्रेडिंग सेटअप्स एंड स्ट्रेटेजीज भी आपको देते हैं, तो कैंडल लाइट के सेटअप्स, ईएमए, क्रॉसओवर, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिस्टम हम आपको गाइड करते हैं। अलोंग विद हम हमारा लाइव मार्केट सेशन भी होता है। तो जब मार्केट लाइव होता है 9, 9:15 से 3:30 के बीच में,
तो वो टाइम में भी हम आपको लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं। फिर रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, क्योंकि देखो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, इसमें अगर आपका इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो आप इसमें कितना भी नॉलेज लो, आपको इमोशंस पे कंट्रोल करते आना चाहिए, सो दैट आप पैनिक ना हो और मिस्टेक्स ना करें। तो हम आपको इमोशनल कंट्रोल कैसे करना है ये भी समझाते हैं। फिर पोजीशन साइजिंग कैसे करें, एलोकेशन कैसे करें, क्योंकि स्टॉक्स तो बहुत सारे होते हैं, और इसमें से कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करें। हमारा अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो किस में ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाए, किस में कम रिस्क करे, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर म्यूचुअल फंड एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स क्या है, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करें, ये हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो ऐसा पूरा इन डेप्थ हमारा ये जो प्रोग्राम है, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट प्रोग्राम है, इसमें हम आपको पूरा राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा हम आपको गाइड करते हैं इस कोर्स में। एंड आपको किरण सर एंड मयूरेश सर आपको इन डेप्थ इस कोर्स में गाइड करेंगे। एंड पूरा इस प्रोग्राम में आपको लाइफ टाइम सपोर्ट होता है, तो कोर्स के बाद आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लिमिटेड बैच साइज है 30 पार्टिसिपेंट्स के लिए। एंड इस प्रोग्राम का जो फीस है ये 15,000 है। 4 वीक्स इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है, एंड इस प्रोग्राम में आपको पूरा लाइव ऑनलाइन ये सारे सेशन होते हैं। हर रोज शाम को ये सेशंस होते हैं इवनिंग टाइम में। ओके, सो ये कोर्स के लिए आप वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, आपको इन डेप्थ सिलेबस आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो ये मेंबरशिप आपको मिल जाएगा इस कोर्स के साथ। तो आपको सिर्फ कोर्स का गाइडेंस नहीं है, कोर्स का सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, बट हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। आप इस ग्रुप में हमारे बहुत सालों पुराने भी पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड है, जिन्होंने बहुत 10 साल पहले हमारे कोर्सेज किए थे, बट आज भी ये सारे लोग कनेक्टेड है एंड बहुत अच्छा इसमें पैसा कमा रहे हैं। तो ये 1600 लोगों का ग्रुप है, आप इन सब से कनेक्ट कर सकते हो। और एक दूसरे के साथ आपको डेली अपडेट मिल जाएंगे इस ग्रुप के द्वारा। तो जरूर इस प्रोग्राम का फायदा उठाइए। आपको ये जो नॉलेज है ये पूरा हम इन डेप्थ इस प्रोग्राम में देते हैं, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट प्रोग्राम में। तो आप इस कोर्स के लिए साइन अप कर सकते हो। मैं सिलेबस की जो लिंक है मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर करता हूँ, उस पे आपको सिलेबस देखने मिल जाएगा, इन डेप्थ आप सिलेबस देख सकते हो। तो आप जरूर इस प्रोग्राम के लिए जुड़िए। अभी और किसी को कोई क्वेश्चन होंगे तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, अदरवाइज विल वाइंड अप फॉर टुडेज वेबिनार। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस लाइव। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो आप जरूर इस प्रोग्राम में जुड़िए। एंड बहुत आपको फायदेमंद रहेगा, आपके लिए लाइफ टाइम इस प्रोग्राम का बेनिफिट रहेगा। पूरा जो भी सपोर्ट है पूरा हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच। किरण सर, एनी कंक्लूडिंग मैसेज यू वांट टू गिव? मैं वही बोलूंगा कि आप 2025 जो खत्म हो रहा है, तो 25 में एक आप महीने भर में पूरा ठान लो कि मैं इस बार लर्निंग करूंगा और 2026 में मैं अर्निंग स्टार्ट करूंगा। यानी मेरी लाइफ में से ये निकल के सिर्फ मैं अर्निंग पे ही जाऊंगा। इतना मैं आपको सबको मैसेज दूंगा। थैंक यू। Yes, thank you so much, Kiran sir. Thank you so much, Mayuresh sir, for wonderful guidance.